मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कान का कैंसर, जो ईयर जो आपका जो कान है, इस कान का कैंसर अब इन दिनों में बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है। शुरुआती दौर में कान में बहुत कम कैंसर के पेशेंट देखे जाते थे। एक्चुअली क्या होता है कि आप इसको थोड़ा एक वैज्ञानिक तरीके से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि आपका मॉस्टाइड जो हड्डी होती है, टेम्पोरल, जो कान का जो आपका अंदर इनर ड्रम है, पूरा ईयर का जो अंदर वाला जो हिस्सा है जहां से हमें सुनाई देने का जो पर्दा लगा हुआ है, उसके नीचे एक हड्डी होती है और उसके पीछे की तरफ भी। तो ये जो टेम्पोरल बोन है, इस टेम्पोरल बोन तक कान का जो कैंसर है वो वहां तक भी पाया गया है। बाकी कान की जो सामान्य त्वचा है उसमें तो कैंसर होता ही होता है, परंतु ये जो आपका टेम्पोरल बोन जो है वो टेम्पोरल बोन तक भी कैंसर देखा गया है या पाया गया है। अच्छा, अब इसके क्या लक्षण क्या होंगे आपके सामान्यतया? सबसे पहला जो कान के कैंसर का जो लक्षण है वो कम सुनाई देना और बहुत लंबे समय तक धीरे 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 सुनाई देना, बिल्कुल कम हो जाना एक। दूसरा, कान में से लगातार रस्सी निकलना, मवाद का निकलना, आपके कान में मवाद निकलना शुरू हो जाए। तीसरा, आपके कान में से बदबू आने लग जाए, दुर्गंध आने लग जाए। आप कोई आदमी आपके पास में बैठेगा तो कहेगा यार ये थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आ रही है यार कहीं से, आप समझ नहीं पाते, वो आपके कान से आ रही होती है। तो वो आपके कान के कैंसर का एक शुरुआती एक प्राइमरी सिग्नल है, वो प्राइमरी तौर पे कि भाई आपके कान के अंदर कहीं ना कहीं वो। अच्छा, एक कान के अंदर लगातार दर्द का बना रहना, आप कान के अंदर एक जो यूं कहें कि एक वहीं का वहीं स्टे करने वाला जो स्टे पेन जो है, वो पेन आपके कान में लगातार बना रहे। कान में से पानी निकलना, जो पहले तो मैंने बताया मवाद निकले, और मवाद के अलावा पानी भी अगर निकलना शुरू हो जाए, या आप जब स्नान करते हैं तो थोड़ा सा पानी टच होते ही एक बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से सेंसेशन आना, और बहुत तेजी से दर्द आपको होने लग जाए, तो भी आप ये समझे कि आपको कान में जो कैंसर है वो हो सकता है। अच्छा, कभी कभी खून निकलने लग जाए कान से बिना किसी कारण के, 2-3 बूंद जैसे खून बाहर आ गया, या आपका कभी कभार आप जब नींद निकालते हैं तो जिस तरफ आप सोते हैं उस तरफ अगर वो कान का कैंसर है तो वो आपको दर्द जो है वो ज्यादा उस तरीके से हल्का सा दबाव भी इस पे आते ही आपको कई बार दिक्कत महसूस होने लग जाए, या कान में आपको दर्द होने लग जाए, कान में बार बार खुजली होती हो, बार बार एक सामान्य खुजली होना एक सामान्य प्रक्रिया है कि आपने ईयरबड ली और निकाल लिया कर लिया, वो एक अलग चीज है। परंतु आपके में बार बार खुजली 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 से आप परेशान अगर होते हैं तो इसका आपको, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? एक तो जेनेटिक, 7.5-8% लोगों में जेनेटिक हो जाता है। बाकी आपका कान की सफाई नहीं होना, या आपके द्वारा केमिकल युक्त भोजन का करना, या ज्यादा पेस्टिसाइड यूज की हुई सब्जियों का सेवन करना, या समुद्र के नमक का सेवन करना, ये जितने सामान्य कारण है वो सब कारण आपके कान के कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। परंतु जो हमारी रिसर्च टीम ने एक 2 नए कारण जो ढूंढ के निकाले हैं जिसकी वजह से कान का कैंसर लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा। एक तो बिना किसी जानकारी के कुछ भी, जैसे कोई तेल गरम करके कान में डाल दिया, या कम सुनाई दे रहा है तो कोई भी किसी भी पेड़ का रस कान में डाल दिया, नहीं,
जानकारी होनी चाहिए कि भाई कान में डालने के लिए केवल सुदर्शन एक ऐसा पौधा है कि जिसका टुकड़ा तोड़ के उसको आंच पे गर्म करके और उसको निचो के उसका जो पानी है वो कान में डाला जा सकता है। ये कोई डस्टबिन नहीं है जो आप जो चाहे जो कचरा पट्टी आप उसके अंदर डाल दें, या कान में बार बार खुजालने की आदत है। एक तो ये, एक दूसरा रीजन और पकड़ में आया कि फास्फोरस के कांटेक्ट से कान में कैंसर होता है, यानी कि ये जो माचिस की तिली होती है उसमें फास्फोरस पाया जाता है, वो एक केमिकल होता है फास्फोरस। तो वो अगर आप उससे कान को अगर खुजाते हैं या उससे कान में जो जो एक तरह से गम होता है या जो गंदगी होती है उसको आप बाहर निकालने की, जो लसलसा चिपचिपा पदार्थ है उसको आप निकालना चाहते हैं, तो वो अगर आपकी स्किन के कांटेक्ट में आती है तो और वहां वो टुकड़ा छूट गया कुछ या उसके रगड़ से कुछ हुआ तो उससे भी आपको कान का कैंसर होता है। तो एक तो तिली से कभी भी कान साफ नहीं करना है, माचिस की तिली से। और इसके लिए आप बड्स जो बाजार में आती है उससे अगर मजबूरी है तो उससे साफ करें, नहीं तो बहुत साफ स्वच्छ कपड़े की बाती बना के और उससे मतलब आप अपने कान को साफ कर सकते हैं। या सरसों का तेल जो है उसको आप हल्का सा एक बार गर्म करके वापस ठंडा करके वो आप डाल के और आप अपने कान को साफ कर सकते हैं। तो ये जो एक तरह की जो एक जबरदस्ती की जो होशियारी है वो जो लोग माचिस की तिली से करते हैं तो उससे भी कान का कैंसर बहुत अधिक मात्रा में मतलब संख्या में लोगों में होने लगा है। और कान का कैंसर बहुत तेजी से सिर दर्द को पैदा करता है, सुनने में परेशानी पैदा करता है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टियां होने लग जाती है और बार बार जन 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 की या अजीब तरह की गर गर की आवाजें आपके मतलब दिमाग में आने लगती है। इन सब चीजों के लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप नवग्रह आश्रम आइए, शनिवार और रविवार को प्रातः 7 बजे इसकी क्लास शुरू होती है और आपको पूरे विस्तार से कैंसर के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। मतलब डायबिटीज जो है ना खाने से ही होता है और खाने से ठीक हो जाता है। मतलब ये मेरा खुद का एक मतलब बनाया हुआ एक स्लोगन है कि मधुमेह जो है, डायबिटीज जो है, शुगर जिसको कहते हैं, वो खाने से होता है और खाने से ठीक हो जाता है। अब इसको समझ लीजिए आप। यानी कि मैं आपको इस वीडियो में डायबिटीज का जो डाइट चार्ट है वो बताने वाला हूं। तो यानी कि क्या खाने से होता है, जैसे आप जितनी अधिक मात्रा में स्टार्च लेंगे, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँ कि आप जितना अधिक आलू खाएंगे, जितना अधिक चावल खाएंगे, जितना अधिक उड़द की दाल खाएंगे, जितना अधिक भैंस का दूध पिएंगे, मतलब ये जो चीजें हैं जिनमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं या बहुत ज्यादा सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रूटोज है, या इस तरीके की जो चीजें हैं खासतौर से ग्लूकोज जिनमें ज्यादा है, तो वो आप अगर ज्यादा खाएंगे तो आपको डायबिटीज होगा। अब खाने से ठीक हो जाता है, यानी कि करेला खाने से ठीक हो जाता है, मेथी दाना खाने से ठीक हो जाता है, जो और जो चना है उसकी मिक्स आटा खाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मतलब जामुन खाने से ठीक हो जाता है, पपीता खाने से ठीक हो जाता है, गुड़ खाने से ठीक हो जाता है। तो यानी कि आपका जो डाइट चार्ट है वो डाइट चार्ट में डायबिटीज पेशेंट के लिए जो सब्जियां हैं वो भिंडी है, वारफली है, लौकी है, तरोई है, करेला है और मेथी दाना है। मतलब ये जो सब्जियां मैंने आपको बताई ये सभी सब्जियां डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत वरदान है। आटा जो है मैं बता चुका हूं आपको, जौ और चना दोनों को मिक्स करके आप इसका आटा बना लें। तो कभी आपको थोड़ा कोई स्वाद परिवर्तन करना हो तो उसके लिए आप कुट्टू है, रागी है, सामा है, बगर है, राजगिरा है, इस तरीके के जो उपवास में खाए जाने वाले जो आटे हैं वो आटे आप इसमें मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब फल जो है डायबिटीज पेशेंट के लिए पपीता सबसे अच्छा फल है, इससे बिल्कुल डायबिटीज नहीं बढ़ता आपका। एप्पल आप खा सकते हैं। टमाटर आप पर्याप्त मात्रा में सलाद के रूप में, खीरा, ककड़ी, टमाटर और प्याज, इसका सलाद जो है आप थोड़ी मात्रा में प्याज, बाकी आप पर्याप्त मात्रा में टमाटर और एप्पल और खीरा ककड़ी का
मतलब नाश्ता करें उसका मतलब सलाद के रूप में, तो ये आपको मतलब फायदा करता है। और लहसुन भी आपके इसमें काफी अच्छा फायदा करता है। अपन जो कैंसर के बारे में बात करेंगे, कैंसर के कारणों पे, कैंसर ठीक कैसे होगा, एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट क्या है, ये ट्रीटमेंट कैसे काम करता है, सबके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले जो बात करेंगे वो अपन बात करने वाले कैंसर है क्या एक्चुअल के अंदर, DNA में कैंसर है क्या, होता कैसे है, फिर बात करेंगे क्यों होता है। बहुत से लोग होंगे मैंने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, मेरे को कैंसर क्यों हो गया, कारणों पे बात करेंगे। फिर अपन इनसे किससे बच सकते हैं, वो भी आपको तो ठीक करना ही है, साथ में बचना कैसे, उस चीज के ऊपर एक बात करेंगे। फिर ये जो हम यहाँ पे औषधियां दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊं। तो कैंसर एक्चुअली होता क्या है कि जब आप आए हो सभी एक आयुर्वेद ट्रीटमेंट को लेके यहाँ पे, तो आयुर्वेद के अंदर कैंसर नाम का कोई कैंसर के लिए वर्ड नहीं आता। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता पढ़ लो, चाहे आप कोई भी एक आयुर्वेद का ग्रंथ उठाइए, उसमें कई कैंसर का नाम, वहां नाम आता है। ठीक है, कैंसर उसको आज की डेट में एक मॉडल नाम दे दिया है कि हाँ ये कैंसर है। कैंसर एक्चुअल में क्या होता है कि एक इसका कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं होता, कोई पैथोजन नहीं, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसको अपन बोलते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ने काम करना है, नॉर्मली काम करना शुरू कर दिया। नॉर्मली काम करना कैसे शुरू कर दिया कि शरीर के अंदर मान लीजिए 100% सेल, तो उसकी कुछ 2% या 10% कोशिकाओं ने काम करना, थोड़ा बेटर काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट कर दी वहां पे। वो ग्रोथ कहीं भी हो सकती है, वो लीवर में हो सकती है, वो फेफड़े में हो सकती है, वो आंख में हो सकती है, वो ब्रेन में हो सकती है। तो एक जनरल में एक लेके चलूं तो सब कैंसर का एक ब्लड में भी हो सकती है। तो सब चीजों का कैंसर एक ही चीज की तरह आएगा कि किसी भी बॉडी पार्ट की कुछ सेल्स में काम करना, एबनॉर्मल काम करना शुरू कर। अब एक जगह पे कैंसर हुआ, मान के चलिए लीवर में हुआ, अब लीवर वाला लंग्स में जा रहा है, लंग्स वाला ब्रेन में जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको अपन एक वर्ड दे देते हैं कि मेटास्टेटिक कंडीशन के अंदर है। मेटास्टेटिक मतलब एक जगह था। कैंसर की स्टेज कैसे डिसाइड होती है, आपको पूछते ना कि आप मेरे कौन सी स्टेज का है या हमारे मरीज किस स्टेज के अंदर है, तो उसके अंदर होता है कि जिस बॉडी पार्ट के अंदर कैंसर हुआ है, जैसे कि मान के चलिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, किसी को फेफड़े का कैंसर, फेफड़े का कैंसर जब आपका शरीर के अंदर जैसे आपके खून की नलियां हैं, जैसे कि आर्टरी वेन्स, उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम होता है अपनी बॉडी, है ना, तो पूरी बॉडी के अंदर होता है। इसका काम होता है अपने शरीर को किन्हीं न किन्हीं तरीकों से, जो अपने कोई खांसी जुकाम का वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, जो अपने शरीर के अंदर एंटर होता है, तो उसको खत्म करने का। तो या तो वो कैंसर आपका उस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू किसी दूसरे बॉडी पार्ट में जाए या आपके ब्लड में थ्रू जाएगा। तो मान के चलिए एक सिर्फ एक बॉडी पार्ट में, तो आप मान के चलिए वो आपका फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, वहां पे सिर्फ खाली लंग्स में था, लंग्स के अंदर फर्स्ट स्टेज। अब लंग्स से वो कुछ आसपास के उसमें लिम्फ नोड में चला गया। अपन देखते हैं कि मुंह का कैंसर, गले में गांठ हो रही है, छाती में गांठ हो रही है, इस तरीके से वो अगर सिर्फ गांठें हो रही है तो वहां पे वो थर्ड स्टेज है। और उसने और थोड़ा कवर कर लिया, लंग्स का ब्रेन में चला गया या लंग्स का लीवर में चला गया, लंग्स का अपने क्लियर में चला गया, स्किन में चला गया, तो वो वहां पे फोर्थ स्टेज में चला गया। और इससे आगे फिर अगर मेरे बॉडी में वो स्प्रेड कर रहा है कि एक साथ में ऑर्गन के अंदर हो रहा है कि लंग्स में भी है, लीवर में भी है, स्किन में भी है, ब्रेन में भी चला गया, बोन्स में भी गया, तो वो उस कंडीशन में वो आ गया आपका एडवांस। अब अपन एक बात करते हैं कि हाँ क्या छोटी स्टेज के कैंसर का इलाज संभव है, लास्ट स्टेज का भी कैंसर का इलाज संभव है। इलाज संभव इसलिए है कि कैंसर का कोई भी पैथोजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। दूसरा चीज होते हैं कि सबसे कमजोर बीमारी है, सबसे गरीब बीमारी है, आपको इसको सबसे जल्दी ठीक कर सकते हो। इसको कैसे कर सकते हो, अगर आपने आपकी जो एक्टिविटी है
यानी कि जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, जो आपका रहन सहन है, जिन कारणों से आपको कैंसर हुआ है, उनको आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका कैंसर वहां पे ठीक होना शुरू हो जाता है। मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ जी जयपुर से। जी मानसरोवर के पास में गांव है। जी। मेरे छोटे भाई की प्रॉब्लम थी। क्या समस्या थी भैया आपको? उसके मुंह के अंदर वो गुटके वगैरह खाता था, उसकी वजह से कैंसर की शिकायत हुई। ठीक है। तो दरअसल मेरे भांजे की भी यही प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो उसका ऑपरेशन हो चुका था। जी जी जी। तो ऑपरेशन की वजह से हम तो डर के और सीधे ये ब्रजेश जी यहाँ आते थे अपने सिस्टर को लेके। हाँ। इनके साथ में ये आया है। जी 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 जी। तो हमने तो एक ही जांच करवाई, उसके बाद के अंदर ये दवाई चालू कर दी। जी। आज 4 महीने हुए, 4 महीने के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है। जी। क्या परेशानी थी ब्रजेश जी पहले इनको? इनको 18/6 को कार्सिनोमा डायग्नोज हुआ था। ठीक है। ठीक है, उसके बाद इनको बायोप्सी करवाई। जी। बायोप्सी में कार्सिनोमा पॉजिटिव आने के बाद में डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए सजेशन दिया। जी। तो फिर हमने एसएमएस के अंदर जो ऑन्कोलॉजिस्ट है सर्जरी के मिस्टर राज गोविंद शर्मा करके उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा और उसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। जी। तो उन्होंने तो सडन एडमिशन के लिए बोला। तो फिर हमने उस टाइम तो जजमेंट लिया नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों ने घर पे बैठ के डिस्कस किया। एक्चुअली मेरी सिस्टर का यहाँ पे ऑलरेडी 5-6 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा था। उनकी तबीयत कैसी है? उनके अभी काफी इम्प्रूवमेंट है। जी। उनका अभी सर्वाइकल के पेशेंट है वो। जी जी। ठीक है। तो फिर भैया आप जो ट्रीटमेंट आपने लिया, तो ट्रीटमेंट क्या क्या दिया गया आपको यहाँ से? यहाँ से दवाई दी गई। जी। तो उससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? फायदा तो जैसे पहले दर्द होता था, घाव था पहले, घाव भी भर गया। दिखा सकते हैं? हाँ, घाव दिखा सकते। घाव तो दिखाई नहीं दे रहा है आपका। जी, नहीं दिखाई दे रहा है घाव। चलिए, तो क्या क्या परहेज रखे भैया ने ठीक होने के लिए? इसको अनाज खाए तो 4 महीने हो गए। ठीक है। सिर्फ ड्राई फ्रूट और वो मूंग की दाल, ये सागार, गाय का दूध और बछड़ी का वो गोमूत्र जो हमने घर में ही बांध रखी है। जी जी। तो क्या लगता है कि आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक जो इलाज है, वो कितना मुश्किल लगता है आपको अब, क्योंकि आपके ब्रदर ठीक हो गए वो भी बिना ऑपरेशन के? तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? आयुर्वेद के अंदर ही इलाज है इसका संपूर्ण जड़ से तो खत्म होने का। बाकी एलोपैथी के अंदर तो कोई भरोसे वाला काम नहीं है, वो दोबारा से वापस फिर हो सकता है। जी जी जी। तो जो भी व्यक्ति खासकर माउथ कैंसर की उनको ज्यादा समस्या होती है, जो भी यहाँ नवग्रह आश्रम अपने इलाज के लिए आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं भैया? बढ़िया है, यहाँ इलाज हो जाता है सब। हम उसको लेके आएंगे, और साथ लेके आएंगे, हम खुद आएंगे। ठीक है। तो जैसे कि आपने जो रिपोर्ट दिखाई है अभी, तो रिपोर्ट भी काफी इनकी अभी तक तो काफी अच्छी है अभी तक। तो ब्रजेश जी, आप अपने सिस्टर का ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, पर इस तरह से पेशेंट को लेके क्यों आते हैं? पेशेंट को बस यही है, एलोपैथी के अंदर देखो सोल्यूशन है नहीं इसका परमानेंट। अगर उसका परमानेंट सोल्यूशन लेना है तो तुमको आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक्चुअली आयुर्वेद के अंदर पेशेंट्स को या हर लोगों को ट्रस्ट जल्दी से हो नहीं पाता। तो उनको एक तरह से प्रूफ चाहिए होता है। तो एज ए अपन एक प्रूफ बन के उनके साथ में यहाँ आते हैं और उनको अच्छे एडवाइस के लिए यहाँ लेके आते हैं। जिस तरह से हंसराज जी कहते हैं कि इनको हर एक व्यक्ति में कैंसर सैनिक की आवश्यकता है, तो आप एक कैंसर सैनिक बन चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, हमें आपसे भी निवेदन है, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बड़े भाई साहब ने बताया कि गुटखा खाने की वजह से ऐसी समस्या आपको हुई, तो जो भाई मित्र, क्योंकि जयपुर के आसपास के इलाकों में लोग बहुत ज्यादा इस चीज का सेवन करते हैं, गुटखा तंबाकू, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? छोड़ देना चाहिए उनको। क्यों छोड़ देना चाहिए? कैंसर होता है। कैंसर होता है। तो वो जो फोटो लगी वो झूठी नहीं है? झूठी नहीं है। मित्रों, मैं ये सिर्फ रेगिस्तान में पैदा होने वाली जो औषधि है, यानी कि मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से केर सिर्फ राजस्थान में पैदा होता है, उसी प्रकार से ये है धमासा। इसे धमासा कहा जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में। हिंदी में इसको लोग धमासा कहते हैं, परंतु मैं आप लोगों को इसके जो मूलतः संस्कृत के जो हमारे आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उससे इसे दुरालभा कहा है, मतलब यानी कि कठिनता से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटी है ये दुरालभा। और इसको धन्ययास भी कहते हैं, यानी कि
मरुभूमि में पैदा होने वाली, मतलब एक तरह से धन्य करने वाली, मरुधर को धन्य करने वाली ये औषधि है। धन्यनाश भी इसे कहा गया। एक इसको गांधारी कहा गया। गांधार यानी कि अफगानिस्तान में वो पैदा होने वाली ये औषधि है। मतलब इसका जो मूल ओरिजिन है वो इराक, ईरान और अफगानिस्तान है। मतलब वहाँ अब आप देखिए कि इराक, ईरान और अफगानिस्तान में जितनी गर्मी होती है और जो रेगिस्तान होता है जहाँ मुश्किल से बारिश 100 mm से भी नीचे जहाँ बरसात होती है, उस एरिया में इतनी हरी भरी रहने वाली, अभी जैसे मैं जो ये नवग्रह आश्रम के बिल्कुल जो सटा हुआ जो हमारा जंगल है उसमें ये औषधि होती है। तो अभी हमारे यहाँ बारिश भी नहीं हुई है और फिर भी ये जो आपको इतनी हरी भरी दिख रही है। ये आप इसके फूल देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी जो मुख्य पहचान है वो ये फूल है। इसमें ये बहुत सारे कांटे होते हैं, ये देखिए आप, बहुत बड़े बड़े, मतलब बहुत तीखे कांटे होते हैं। और ये कांटे जब चुभते हैं तो खतरनाक तरीके से दर्द करते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यानी कि इसका जो कांटा है वो बहुत तीखा होने के साथ साथ में दर्द भी करता है, यानी कि उससे थोड़ी सी ऐंठ आती है। अब इसके अलावा ये कच्छूरा भी कहलाती है। और एक इसको अनंता कहते हैं। अनंता इसलिए कि ये कभी इसका अंत नहीं होता, यानी कि बरसात चाहे 10 साल नहीं हो तो भी हरी भरी रहेगी और चाहे हर साल हो जाए तो भी हरी भरी रहेगी। मतलब बहुत अधिक पानी में तो ये खत्म हो जाती है, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती ज़्यादा बरसात जिस वर्ष होती है, परंतु ये अपने आप को बहुत अच्छे से सस्टेन करती है। और इसको क्योंकि बहुत अधिक कांटे होते हैं इसलिए इसको पशु नहीं खा पाते हैं अमूमन, परंतु गधा और ऊंट और इस किस्म के जो पशु होते हैं वो इसको खा जाते हैं। वो उनको कांटे वाले पौधे खाने की एक विशेष कला होती है उनमें, तो वो ऐसा मुंह को तिरछा तिरछा करके वो मतलब इसको खा लेते हैं। गुजराती में इसको धमासो बोलते हैं, मराठी में धमासा कहते हैं और बंगाली में इसको दूरा लभा कहा जाता है। पंजाबी में ये धम्मा और धमा कहलाती है और राजस्थानी में इसको धमासा कहते हैं और तमिल भाषा में इसको तूलगरी कहते हैं और तेलुगु में इसे गिलारे गाती मतलब कहते हैं। इसमें छोटे छोटे ये बीज आते हैं, आप जो बीज देख रहे हैं। पानी की आवश्यकता इसको बिल्कुल नहीं होती है। ये खुद अपने आप को बहुत स्ट्रगल करके बहुत खतरनाक तरीके से मतलब ये अपने आप को रोक के रखती है, जिंदा रखती है। और राजस्थान ऐसी कई औषधियों के, ये देखिए इसमें बीज आए हुए हैं, ये गोल गोल जो आप देख रहे हैं ये इसमें बीज आए हुए हैं। इसकी संरचना और औषधि उपयोग, इसका पंचांग काम में आता है, यानी कि इसके 5 अंग काम में आते हैं और 5 अंग मैंने आपको बता दिए हैं। ये इसका पुष्प है, ये गोल गोल जो ये आप देख रहे हैं ये इसके बीज हैं, ये इसकी टहनी है, ये इसके पत्ते हैं और जो इसका जड़ संस्थान है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये इसका जड़ संस्थान है, ये काफ़ी गहरे तक, मतलब ये मैंने आज आश्रम के लिए कुछ औषधियाँ इकट्ठी की है दमासा की, तो ये इसका जड़ संस्थान, यानी कि 5 ही अंग इसके औषधि में काम आते हैं।